किताबों के बारे में नई नई बातें आपको सर जानने को मिलेंगी। तो आइए हम चलते हैं लैंडमार्क द बुक स्टोर पे, जहाँ हमारे गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं। तो प्लीज सर पहले इसको दिखाना है। तो गाइस ये है लैंडमार्क द बुक स्टोर। तो व्यूअर्स, आज के हमारे ऑथर्स हैं, ऑथर के साथ में हमारे मेहमान, बहुत अच्छे मेहमान हैं, जो कि पंख, मैजिशियन और बप्पा तुम कब आओगे जैसी किताबों के लेखक और मिशन पंख के संस्थापक होने के साथ साथ ये इंडिया बुक, ब्रिटिश बुक, एशिया बुक में इनका नाम ऑलरेडी रिकॉर्ड होल्डर हैं ये। तो आपको मिलाना चाहती हूँ मैं हमारे यहाँ के आज के गेस्ट मिस्टर धर्मेंद्र शाह जी से। धर्मेंद्र शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन किताबों के प्रकाशन संस्था इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष गुप्ता जी भी आज हमारे साथ में उपस्थित हैं। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपको प्लीज अपने सबसे पहले तो मैं हमारे सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत और इस त्योहार के अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस मौके पर आज धर्मेंद्र शाह जी हमारे साथ हैं, मिसेस धर्मेंद्र शाह हमारे साथ हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और भोपाल में लेखक तो धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे हैं ही, पर इससे पहले अगर भोपाल में आपको कुछ अच्छा खाना हो तो धर्मेंद्र जी को याद करिए। टेस्ट ऑफ गुजरात के नाम से धर्मेंद्र जी की भोपाल में 7-8 जगह होटल्स हैं, आउटलेट्स हैं, और बहुत ही उम्दा खाना, गुजराती खाना वो वहाँ भोपाल के नागरिकों को सर्व करते हैं और बहुत ही प्यार से। तो जिस किसी को दुबलेपन की शिकायत हो वो इनसे कांटेक्ट कर लें। महीने 2 महीने में पूरा वेट गेन हो जाएगा। और धर्मेंद्र जी की इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने 3 किताबें पब्लिश करी हैं। पंख, ये पुस्तक धर्मेंद्र जी बताएंगे, मैं बुक के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताता। दूसरी थी मैजिशियन, और तीसरी थी बप्पा तुम कब आओगे। मुझे बहुत ही गर्व हुआ इन तीनों किताबों को प्रकाशित करके। और धर्मेंद्र जी के बारे में अगर मैं एक लाइन में अगर इनके व्यक्तित्व को ब्रीफ करना चाहूँ तो दूसरे के दुखों को देखकर जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, जिसकी आंखें छलक जाए, वो व्यक्तित्व है धर्मेंद्र शाह। धर्मेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा आपका इन बुक को लिखने के पीछे, जैसे सबसे जरूरी पंख को लिखने के पीछे आपका क्या सोच थी, किस उद्देश्य से आपने इस पुस्तक को लिखा, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मनीष भैया। पहले तो पंख तो ये जो हमारे जीवन में एक पिंजरा दिखता है, जब भी हम 10-12 या 15-20 घरों में जाते हैं तो एक पिंजरा हमें जरूर कभी ना कभी दिख जाता है जिसमें एक ज़िंदगी कैद रहती है। तो वो ज़िंदगी उसके अंदर फंसी हुई है और ये किसी को ध्यान ही नहीं है कि वो कितनी तकलीफ में है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि जब मैंने उस चीज़ को स्टडी करी, क्योंकि पिछले 20 साल से हम लोग पिंजरे के ऊपर काम कर रहे हैं, एटलीस्ट ज़्यादा ही हो गया, 20-22 साल हो गए। तो जब उस पर स्टडी करी तो सामने एक चीज़ सामने आई कि घर में जो पैरेट लाया जाता है वो बच्चे लेके आते हैं। तो बच्चों पे, फिर बच्चों को थोड़ा सा फिर डिज्नी की किताबें समझ में आई कि डिज्नी बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट समझाना हो तो उनको कार्टून से इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि जिससे कि जल्दी याद हो। तो बस ये बुक उसी हिसाब से लिखी थी। एक छोटा सा प्ले लिखा था, एटलीस्ट 30 या 40 मिनट में प्ले खत्म हो जाता है। तो ये सोच के पंख लिखी थी और आपके सहयोग से ये पब्लिश भी हुई, आपकी वजह से ही पब्लिश हुई और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और मैं समझता हूँ कि लगभग इंडिया के लगभग हर कोने में गई है बुक। और इस बुक को लिखने के बाद मुझे पता है कि जैसे जिसने ये किताब पढ़ी और बहुत से लोगों ने अपने तोते या पक्षी जो वो नए लाए थे उनको शायद आज़ाद कर दिया, या पुराने हो गए थे, तो धर्मेंद्र जी से कांटेक्ट करके आपने उनको कुछ कुछ सीख दी जिससे वो अपने पक्षी को बेहतर तरीके से रख पाए। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मिशन पंख एक्चुअली हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। हम लोगों को अगर लीड मिलती है कि कहीं हमने पैरेट देखा तो हम उनके घर में जाते हैं और उनको समझाते हैं। 10-12 मिनट में हम उनको समझा देते हैं कि उस पैरेट को क्या तकलीफ है। तो उसमें लेकिन एक चीज़ होती है कि 95% वो पैरेट हमको पुराना ही मिलता है, जिसको 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल हो चुके होते हैं। उस कंडीशन में हम लोग उस पैरेट की लाइफ स्टाइल चेंज कराते हैं। 5% ऐसा होता है कि इंस्टेंटली पैरेट हम खोल देते हैं, उसको जाके किसी अच्छी लोकेशन पे ऊंचाई से उसको उड़ा देते हैं जिससे कि वो अपने घर में जाके कनेक्ट हो सके। लेकिन वो जो परसेंटेज है बहुत बड़ा, 95%, तो उसमें बाद उसका फिर हम उसका रख रखाव, उसकी जीवन शैली, उसका खान पान
और उसको खोलना, ये सब हम उसमें समझाते हैं। तो ये इस बुक के माध्यम से लोगों को ईजिली समझ में आने लगा है कि एक पैरेट जब दोनों पर फैलाता है तो अप्रॉक्स छोटा पैरेट होता है वो 18 इंच की जगह ले लेता है, लेकिन एक जो स्वस्थ पैरेट होता है वो 27 इंच की जगह ले लेता है। तो एक 27 इंच जब वो उड़ने के लिए होता है तो उसको एटलीस्ट इतनी जगह चाहिए होती है। और हमारे देश में जो कल्चर है वो इस पिंजरे का इतना बड़ा है, मतलब कैद करना एक अलग बात है। और एक आप मुझे यहाँ कैद कर दीजिए, मैं कैद हो जाऊंगा, शायद ज़िंदगी निकाल भी लूँ, लेकिन मैं एक जीवन का डब्बे में निकाल पाऊंगा, एक बॉक्स में निकाल पाऊंगा। तो उसका जब हम अनुपात करते हैं उस पिंजरे का अपने आप से, तो 5 फीट बाई 5 फीट और बाई 5.5 फीट का एक बॉक्स बनता है। अब पैरेट की लाइफ भी 45 साल की होती है, तो इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे निकालेगा। तो इस बुक में मैंने वो चीज़ें डाली कि एक कैरेक्टर है जो बंद हो जाता है एक कमरे में, फिर उसकी जो 12 घंटे हैं वो कैसे निकलते हैं। तो बच्चों को बहुत ईजिली समझ में आया और बच्चों ने बुक पढ़ते से ही खोलना चालू कर दिया, इवन खरीदना ही बंद कर दिया उसको। यानी अगर एक इंसान को डब्बे में बंद करा जाए तो 5 फीट बाय 5 फीट बाय 7 फीट 5.5 फीट 7 फीट में तो आप मनीष भैया इजीली खड़े हो जाएंगे, हाथ वाथ ऊपर कर हाँ लेंगे। आराम से। लेकिन हाँ। आप ये सोचिए ना कि पैरेट के साथ क्या परेशानी होती है। और ये हम लोग भी किसी के घर में जाते हैं और हमको जब पिंजरा दिखता है तो हमारा ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं जाता, हमें इतना सा पिंजरा दिखता है। जनरली आपको इतना बड़ा पिंजरा तो कभी नहीं, बहुत कम दिखा हो आपको इतना ही सा पिंजरा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसके अंदर जो पैरेट है जब वो पूरा खुलेगा, पूरा कंप्लीट पर फैलाएगा, तो वो पिंजरा बहुत छोटा पड़ जाएगा। मतलब 5 फीट का डब्बा हमारे हिसाब से 5.5 फीट, जैसे मैं 5 फीट 9 इंच का हूँ, तो मेरे को 5.5 फीट की आप जगह दो। अच्छा। अब मैं कैद भी रहूं और सीधा भी नहीं हो पाऊँ। हाँ। तो बड़ी मुश्किल से अगर पैरेट का रख रखाव अच्छा है तब जाके वो 7 साल जी पाता है, नहीं तो 2 या 3 या 4 साल में बेचारा मर जाता है। सबसे पहले तो उसका डाइजेशन सिस्टम फेल हो जाता है। और डाइजेशन सिस्टम क्या, उसको जीवन में उसका कुछ खाने को ही नहीं मिलता मन का। पक्षी जो ऊपर वाले की संरचना है उसको तो ऐसा कहा जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सबसे चटोरा पक्षी पैरेट होता है, सबसे चटोरा। हाँ। अब लेकिन उसका जब पिंजरे में आने के बाद तो हम हमारा डिसाइड वो रहता है, हम अपना डिसाइड करते हैं उसका। मैंने उसकी खुद की चॉइस तो कुछ होती नहीं है, जो उसको दिया उसने खा लिया। हाँ। बस वही उसकी दिनचर्या है। उसने आखिरी कब क्या खाया था उसको वो भी धुंधला याद नहीं रहता कि मैंने जीवन में आखिरी अपनी चॉइस का खाना कब खाया। बिल्कुल सही है। और बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से जो तोता नहीं भी खाता होगा, जैसे मैं अपने घर में बैठा नमकीन खा रहा हूँ तो शायद मैं उसको नमकीन खिला दूंगा, मैं कोई मीठा खा रहा हूँ तो मैं शायद उसको मीठा खिला दूंगा। तो क्या तोता इस सब को खाने के आदी होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मैं इसमें बताऊं आपको कि आपने मोगली कैरेक्टर देखा? बिल्कुल बिल्कुल याद ही होगा, सबको याद होगा मोगली। सेम कंडीशन मोगली वाली है। वो एक्चुअली है तो इंसान, लेकिन वो फंस गया है जंगल में, तो अब वो जानवर बन गया है। उसका ये ध्यान नहीं है कि मैं इंसान हूँ। सेम कंडीशन पैरेट के साथ भी होती है। जब पैरेट आपके घर में आ जाता है तो वो पैरेट ही नहीं रह जाता। उसको एक तो क्या लोग बहुत छोटे में ले आते हैं, जब बहुत छोटा पैरेट होता है, आँख भी नहीं खुली होती है जब उसको ले आते हैं। अब आप सोचिए कि वो हमने एक नमकीन का टुकड़ा दिया उसको, वो खाने के लिए बना ही नहीं है, ना उसको मालूम है। जनरली लोग चॉकलेट दे देते हैं, चॉकलेट खाते खाते डेयरी मिल्क का एक टुकड़ा दे दिया। मनीष भैया बड़ा बुरा लगेगा आपको सुन के, इंस्टेंटली हार्ट अटैक आता है चॉकलेट खाते से ही पैरेट को। मतलब आप देंगे और 5 या 7 मिनट में उसको अटैक आएगा। वो सौच से तो हो सकता है बच जाए, नहीं तो 80% तो मर ही जाएगा। तो लोगों की समझ में नहीं आता, अभी अच्छा भला था एकदम से मर गया, क्या हुआ पता नहीं। अब जिस तरीके से वो नेचर भूल चुका है, हम सेव दे देते हैं, एप्पल। अब सेव दे दिया तो सेव में वो जंगली पैरेट तो है नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं है कुछ। वो तो जो आप कर रहे हो वो कर रहा है। उसने गलती से बीजा खा लिया एप्पल का, तो बीजा खाते से उसके ब्रेन में स्ट्रोक आता है। अच्छा। या तो वो कोमा में चला जाता है 1-2 घंटे के लिए, या तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये बहुत सारी चीजें, नमक उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका पूरे पेट का सिस्टम खराब कर देता है। अगर जैसे हमने नमकीन खिला दिया, पर अब क्या करोगे, आपको उसको लोगों के बारे में उसके पास जानकारी ही नहीं है, क्या करोगे। बस भाई इसी तरीके से ये है कि प्रथा ही खत्म हो जाए पिंजरे की, तो वो पक्षी बच जाएंगे। नहीं तो मैंने बताया मनीष भैया कि 2-3 साल बाद भी वो नहीं प्रथा खत्म हो जाए। इसमें मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भोपाल को कुछ समय पहले पिंजरा मुक्त घोषित कर दिया गया था। और वो पूरा प्रयास धर्मेंद्र जी का ही था कि हमारा भोपाल शहर पिंजरा मुक्त हो गया था। और आप की कोई टीम भी है सर? जब आपको पता चलता है कि आप कहीं पे पिंजरा है तो वहाँ उन लोगों को जाके बताते हैं, समझाते हैं, कुछ प्ले करते हैं? जी। तो उसके बारे में टीम का मेंबर एक तो यही बैठे हैं मेरी इकलौती बीवी भाभी जी और 2-3 दोस्त हैं मेरे। और बस वो इस तरीके से हम लोग आपस में काम डिवाइड करके कर लेते हैं आपस में। अच्छा। कि आप चले जाओ, वो चले जाओ। मेन होता है घर में जाना, जो कि अभी जब से ये केसेस कम हुए, जहांगीराबाद बंद हुआ है, जब से तो बहुत कम हो गया है हमारा जाना। अब तो सब इसी तरीके से चलता रहता है। पर लोग नाराज भी हो जाते होंगे, आप किसी के घर पहुंच गए और वो जो कर रहे हैं उसमें आपने खलल डाली, किसी को कैद कर रखा है, तो
आपको कैसे? ये भैया आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना हम इंडिया में नंबर 1 पे हैं मेहमान नवाजी में, भोपाल वाले। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं जाते से उनके गेट पे बोलता हूँ कि आपके साथ मुझे एक चाय पीनी है, तो हाँ। वो तो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ है। हाँ। तो भोपाल की नवाज मतलब मेहमान नवाजी बहुत बढ़िया। भारत बल्कि दुनिया में नंबर 1 दुनिया में है। नंबर आइए 1। साहब आइए, चाय के साथ नाश्ता भी करवाते हैं। अरे क्या बात है। आज गर्व महसूस हो रहा है मुझे अपने आप पर कि मैं भोपाल में रहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। और मेरी तो दुआ यही है कि लोग इस चीज को समझें और अपने घरों में जो कैद पक्षी हैं, जो बिल्कुल डिजेक्टेड कंडीशन में रह रहे हैं, अगर उनको आजाद करने लायक है तो आजाद कर दें, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें ऐसा माहौल दें कि वो वहाँ हंसी खुशी रह पाए। बड़ा पिंजरा कर दें उनका, उनको खाने की उनकी पसंद की चीजें दें जो नेचर ने उनको जिस हिसाब से बनाया है। अगर आप भोपाल में नहीं हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है और उसके लिए किस तरीके से, जो पैरेट अगर आपके घर में आ चुका है, अब वो फाइनली रहना तो अब आपके घर में है, क्योंकि उसकी ऊपर वाले ने किस्मत आपके साथ लिख दी है, लेकिन हम उसकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकते हैं। बस आप मुझे कॉल कर लीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या करना है, किस तरीके से उसको डाइट देनी है, किस तरीके से उसको रखना है, मैं पूरा उसको आप समझा अपना एक दूंगा। बार नंबर भी बता दीजिए धीरे धीरे तो। 9039159596। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 9039159596। धर्मेंद्र जी की दूसरी किताब है जो इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश करी थी, मैजिशियन। ये जनरेशन गैप के ऊपर है ये किताब। जो जनरेशन गैप हम हमारी ज़िंदगी में भी रोज़ फील करते होंगे। एक धर्मेंद्र जी मुझे बता रहे थे, शायद मैं अच्छे से उसको बता पाऊँ, कि पिता 20 रुपए बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलता है और बेटा 20 मिनट बचाने के लिए 20 रुपए खर्च करके हाँ, ऑटो 200 करके जाता है। 200 रुपए खर्च करके ऑटो करके जाता है। तो इस तरह से धर्मेंद्र जी ने इस किताब के माध्यम से जनरेशन गैप को समझाने की और ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो आप इस बुक के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मिशन पंख तो मेरा काम है, वो तो मुझे विरासत में मिली हुई चीज़ है, ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। और सर, विरासत में मिली है ये क्यों कहा आपने? ये मेरी मम्मी का काम था, ये मेरा काम नहीं था, मैं तो इस काम को आगे बढ़ाया मिशन पंख को। अच्छा, तो हाँ, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं हाँ हमें, बिल्कुल कैसे आपको बिल्कुल। विरासत में हम मिला? लोग मनीष भैया ओल्ड सिटी में रहते थे, आजाद मार्केट जुमेराती आपने देखा होगा। हाँ। तो जब तीसरे माले पे हम लोग रहते थे, तो नीचे आजाद मार्केट सिटी का वेस्टर्न बाजार, भीड़ भाड़ उस जमाने में जब हम छोटे थे, तो वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन बहलिया निकलता था। वो एक डंडा बांध के और छोटे छोटे पिंजरे लिए हुए। तो हमारी परिस्थिति इतनी कोई अच्छी नहीं थी, वो नॉर्मल साधारण परिस्थिति का परिवार था हमारा, फिर भी मेरे घर में जो भी हमारे घर में पैसा होता था, इवन मनीष भैया उसमें मेरे हमारी पॉकेट मनी भी दोनों भाइयों की, मेरी और दीपक की जो पॉकेट मनी होती थी वो भी मम्मी ले लेती थी। वो कहती थी जाओ नीचे और छुड़ा दो। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती थी, हम कुछ ही पैसे लेके जाते थे और पैरेट बहुत सारे होते थे, तो मान लीजिए 25 पैरेट है तो हम 5 या 7 खरीद पाए, पैसे होते नहीं थे। तो वो जब मिशन पंख बस वहीं से जन्म लिया कि जो बाकी के पैरेट रह जाते थे, सबसे पहले तो चूज करना मुश्किल हो जाता था कि किसको खोलूं किसको नहीं खोलूं। और बहुत छोटे 8-9 साल 10 साल एज रही होगी मेरी जब मुझे पहला पैरेट उड़ाया था। तो बस वही एक था कि नहीं यार ये चीज गलत है, बाकी वो रह गया। और जब वो पहले पैरेट का मासूम चेहरा आप देखते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो पैरेट बन के आते हैं तो सिर्फ इतने से पिंजरे में होते हैं। इतना सा पिंजरा होता है जिसमें उनकी पूंछ बाहर होती है और मुंडी टेढ़ा करके बैठा हुआ रहता है। तो वो बस यही था। फिर भी हमारे घर में मम्मी कोशिश करती थी कि आखिरी तक का पैसा दे दें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि दूसरे दिन बहलिया फिर आ जाता था। तो फिर धीरे धीरे जब नहीं मम्मी नहीं रही तो उसके बाद इसको मिशन पंख नाम दिया और उस काम को मैं करता गया। और फाइनली फिर दिमाग में आया कि यार ये घर घर जाने से कुछ नहीं होगा, इसका सोर्स ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट पे लिखा रहता है कैंसर होता है पीने से, तो पी रहा है, छोड़ने से कुछ नहीं, सिगरेट पीना ही बंद करवा देते, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करवा दो तो सिगरेट पीना ही बंद हो जाएगा। बस वही हुआ। और सबने खासकर मीडिया ने बहुत साथ दिया इसमें। बहुत बढ़िया। दैनिक भास्कर पत्रिका, इन सबको मैं थैंक्स कहूँगा, इन लोगों ने बहुत साथ दिया, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते। नहीं, अपन अच्छे कार्य पे चलते हैं तो लोग तो जुड़ते ही जाते हैं और साथ तो लोगों का मिलता ही है। मुझे लगता है ईश्वर का साथ मिल जाता है तो लोग अपने आप लग जाते हैं। मैजिशियन के बारे में बताएं सर। ये जनरेशन गैप एक्चुअली गणित के फॉर्मूलों की तरह है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों की तरह है कुछ भी नहीं और बहुत कुछ है। मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है उसके लिए बहुत कुछ है, और जो पढ़ने वाला है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक समीकरण है सीधे सीधे। जनरेशन गैप तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमसे कोई 6 महीने छोटा है तो उसमें और हम में भी आ जाता है। जैसे मैं अपने भाई को हमेशा धमकी देता हूँ कि तू मुझसे 5 साल छोटा है, क्योंकि हम दोनों भाइयों में ज्यादा गैप है, 1 आध साल का नहीं है। तो वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। मैं खुद ही इस चीज को बार बार उसके ऊपर डालता हूँ, आज मुझे खुद याद आ रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज है कि एक सीधी सीधी बात है। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चलता था, 2 रुपए बचाता था या 5 रुपए बचाता था, सबने सुनी होगी।
और आज हम इंस्टेंटली आधा घंटा बचाने के लिए 200-300 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं कि हमारा आधा घंटा बिल्कुल। बच जाए। तो कौन गलत है कौन सही है? अब आप इसको सवाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो अपनी जगह सही थे, ये अपनी जगह सही थे। एक्चुअली मेरी जो एज है मैं दोनों के बीच में हूँ, मैं एक ब्रिज हूँ दोनों के बीच में। ना मैं मेरे को इधर का भी देखना है इधर का भी देखना है, लेकिन जो मनीष भैया परसेंटेज आया वो थोड़ा सा शायद यूथ को बुरा लगे, हाँ। सही तो वही लोग हैं। अच्छा, हाँ ये तो बिल्कुल है। ठीक है। थोड़ा सा ये पीढ़ी बहकावे में है, क्योंकि मैं उनकी तरफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों तरफ हूँ। मैं बिल्कुल बराबर ठीक है। 50% इस तरफ भी हूँ, लेकिन ये 50% मिलता नहीं है यहाँ पे। ये सीखना बहुत जल्दीबाजी है, और ओके। उन्होंने सब करके रखा हुआ है, तो उनके तजुर्बे से हम थोड़ा आगे बढ़ लें। तो बिल्कुल बस सही यही है, जनरेशन गैप है, कुछ नहीं। और जिस घर में भी जनरेशन गैप रहता है वो फैमिली थोड़ी डेवलप कम रहती है। और जिस घर में जनरेशन गैप नहीं रहता, मान लीजिए आपका बेटा आपका दोस्त है और बहुत आपके घर में फ्री माहौल है, आपकी फैमिली की ग्रोथ बहुत अलग होगी। आपके पापा से आपकी बहुत अच्छी बनती है, हाँ। आप उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को समझते हो, वो आपकी समझते हैं। पार्ट उनका भी है, उनको भी समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उनका फेवर कर रहा हूँ मैं, उनको भी समझना है, लेकिन वो समझते हैं। उनका स्टाइल अलग हो जाता है, क्योंकि वो एक जमाना अलग हो चुका। बिल्कुल सही बस है। फर्क ये है। बिल्कुल। और कोई भी माँ बाप मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों का अहित चाहते होंगे, कोई नहीं चाहता। और उनमें अनुभव बच्चों से बहुत ज्यादा है, उन्होंने दुनियादारी ज्यादा देखी है, हाँ। उन्होंने ठोकरें ज्यादा खाई होंगी, हाँ, तो हाँ। शायद वो चाहते होंगे कि मेरे बच्चा वो मुश्किलें ना झेले जो मैं झेल चुका हूँ। चलिए। और बच्चों को यही अच्छा नहीं लगता होगा कि आप हमें हमारी लाइफ तो जीने दो। एक्चुअली लगता है अच्छा जिस दिन वो पेरेंट्स बनते हैं ना, जब उनकी सारी तब- पिक्चर समझ में आ जाती हाँ, है। exactly। लेकिन जब तक का पार्ट तो उनको करना है ना, करना है। जब तक को मैचिंग करानी है दोनों की, हाँ। जब तक की तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। और बस ऐसे कुछ तरीके अगर आप शेयर कर पाए कि कैसे जनरेशन गैप को कम करा जाए परिवारों में। बस सिंपल सी बात है, एक दूसरे को समझें, बस और कुछ भी नहीं है। वो अगर कोई कुछ बोल रहा है एटलीस्ट सुन लें, मत फॉलो करें। मैं तो कह रहा हूँ मत करो फॉलो। आप अगर आपके पापा कुछ है, आपकी मम्मी कुछ बोल रही है, या आपका बड़ा भाई कुछ बोल रहा है, भले वो आपसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, सुन लो। थोड़ा सा पेन कॉपी लेके इतना देख लो कि भैया ने कुछ बोला है, हाँ। तो हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन क्या होता है, हम लोग इंस्टेंटली मना कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स यार आपको तजुर्बा नहीं है, आपका जमाना कुछ और नहीं था, वो आपको बड़ा करके निकले हैं पीछे से, बिल्कुल सही है। आपको वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगना है और बहुत तजुर्बे झेलने हैं आपको। बस वही है, इसका एक शॉर्टकट है। इसमें एक मैजिशियन करके, एक्चुअली मैं बाल साहित्य पे लिखता हूँ, बच्चों के लिए लिखता हूँ, बड़ों के लिए तो मेरे बस की भी नहीं है लिखना। तो बच्चों के लिए लिखता हूँ, बच्चे बेचारे इजी जल्दी से समझ जाते हैं। तो एक मैजिशियन है, वो इन दोनों की के बीच का गैप मिटा देता है। अच्छा। इनका और इनका गैप बिठा के वो टाइम ट्रेवल करा देता है। कि जनरली हम बोलते हैं ना, पेरेंट्स की भी गलती है। हाँ। वो ये कहते हैं कि हम तुम्हें क्या मालूम कि हमने 1 रुपए कैसे कमाया था। हाँ। अब पेरेंट्स के टाइम एक टॉफी 10 पैसे की आती थी मनीष भैया, वो तो हमने भी खाई बिल्कुल है। देखिए। शायद हम छोटे थे जब 1 रुपए में 5 या 10 आ जाती थी, मीठी मीठी गोली। तो थोड़ा बहुत तो हमने उनका जमाना हमने भी देखा मुझे है। पिपरमेंट की गोली बहुत अच्छी लगती थी सर। हाँ। 50 पैसे की 10 आती थी, वो 5 हाँ। पैसे की एक। और हाँ, मुझे ध्यान है, correct, मैं वो correct। दुकान पे लाके ना फ्रिज के ऊपर रख देता था, बचपन की याद है बिल्कुल। और वो रोज एक एक निकाल के खाता था कि तब 50 पैसे मिलना भी बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी थी। बात थी। तो हम तो थोड़ा बहुत उस जनरेशन को जानते हैं। हाँ। और अब उन पेरेंट का ये कहना है कि यार हमारे को तो 10 पैसे हम खर्च करते थे और तुम लोग एकदम से 5 रुपए खर्च कर देते हो, तुम्हें कदर नहीं है। अब मैं इसमें इनकी गलती बोलूंगा, आपने कदर समझाई कब है उनको? आपने बैठ के समझाया है कि मेरे साथ इन्होंने इस तरीके से, इस फॉर्मूले से पैसा कमाया। आप समझाओ, फिर वो 100% समझेंगे। 100% समझेंगे, उनकी आएगी समझ में। क्योंकि वो तो और ज्यादा आपसे जागरूक है आगे के लिए, क्योंकि आज की तारीख में तो सब इन चीजों पे लेके आए हैं, बिल्कुल सही है। सिस्टम, कंप्यूटर, फलाना ढिमका। हाँ, बिल्कुल इनका सही दिमाग है। तो ऑलरेडी आपसे तेज पहले से ही है। हाँ। नहीं, और मैं सोचता हूँ कि इस बुक के माध्यम से अगर परिवारों में जनरेशन गैप खत्म हो जाए, तो शायद ये दुनिया एक अलग ही दुनिया होगी, जहाँ परिवार आपस में बहुत प्रेम से रह रहे होंगे, है ना? इसके लिए मेरे पास एक, मनीष भैया जब बुक अपनी हाँ। पब्लिश हुई थी, हाँ। तो 8 या 10 दिन बाद एक फोन आया था एक बच्चे का। वो बच्चा ही रहता है 12 नंबर पे। अच्छा। उसने एक्चुअली उनके पेरेंट्स ने उसका फोन लगाया था। तो उसने मुझे ये बोला था कि मैं पापा से साइकिल की जिद करता था। हाँ। और ये बुक करीब 14 साढ़े 14 साल की एज थी उसकी। अब तो बड़ा हो गया होगा, 2 साल हो गए। हाँ। और कहने लगे मैंने पापा से जिद करनी छोड़ दी, और अंकल मुझे आपके साथ एक बार मिलना और खाना खाना। हाँ। हालांकि मैं नहीं जा पाया अभी उसके पास। हाँ। तो बच्चों को भी समझ में आता है, 14-15 साल के बच्चों को भी ये चीज समझ में आती है। यानी ये बुक पढ़ के उसको समझ में आया कि वो क्या गलत कर रहा कि था। पापा ने कैसे पैसा कमाया और अभी नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा जो पापा नहीं दिलवा पा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धर्मेंद्र जी की तीसरी किताब जो इंदा पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश करी है, बप्पा तुम कब आओगे?
कोई इंसान दरवाजे पे बैठा हुआ बड़ी ही बेसब्री से बप्पा का इंतजार कर रहा हाँ, है। इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक्चुअली समाज की बुराई, मैंने बताया कि मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ, तो बच्चों को बुराई हम किस तरीके से समझाएं। ये एक आउटडेटेड भक्त है, मतलब एक पुरानी डेट का भक्त है। हाँ। और हमारे जो भगवान है वो 22वीं सदी के हैं, मॉडर्न भगवान है। हाँ। अब वो हमने उनको बना लिया है कि आप सब ये शस्त्र वस्त्र और ये वो तो मॉडर्न हो चुके हैं। हाँ। तो इसके दिमाग में तो वही चल रहा है कि नहीं, भगवान मतलब बप्पा मतलब वैसे ही है। हाँ। तो बप्पा को बार बार और ये शुरू से ही घर में इसके कोई नहीं है, अनाथ है ये कैरेक्टर। हरि नारायण देसाई, अच्छा। हरि नारायण पटेल, सॉरी। हाँ। गुजराती फैमिली से है। तो हर पूजा के बाद एक ही चीज बोलता था, बप्पा तुम कब आओगे। तो ऊपर जाके गणेश जी भी परेशान हो जाते हैं, यार कितनी बार बोलेगा यार ये। तो फाइनली एक दिन तंग आके बोल देते हैं, मैं कल आ रहा हूँ तेरे से मिलने। हाँ। मैं कल आ रहा हूँ तेरे से मिलने। तो वो ये अपने उसमें रंग रोगन और उसमें सब में लग जाता है कि बप्पा कल आ रहे हैं। तो बस उस दिन की वो 12 घंटे की स्टोरी है। हाँ। जो पूरा दिन जो उसके साथ घटता है, तो उसके दिमाग में तो वही था कि गणेश जी उसी लुक में आ जाएंगे। हाँ। पर एक्चुअली वो उस लुक में नहीं आते हैं, वो 6 बुराइयों के रूप में आते हैं जो हमारे समाज में है। हाँ। और उस बुराई को वो सॉल्व करता है। तो आखिरी में फाइनली बोलते हैं कि तू मेरा रियल भक्त है, जो तूने इससे पार पा लिया। अच्छा। हाँ, तो उसको बच्चों के समझाने के हिसाब से हाँ। पहले मैं ऐसा नहीं हूँ यार, पहले जैसा तुम समझते हो, मैं अलग हाँ। हूँ, मैं तुम में ही हूँ, सब में हूँ मैं। बप्पा यानी 6 बुराइयों के रूप में आए। हाँ, जिसको 6 अच्छाइयों के रूप में आए और वो बुराई से परेशान हो रहे होते हैं उस टाइम। वो अच्छा। उनसे मदद मांगने के लिए आते हैं दरवाजे पे कि भैया मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। हाँ। बप्पा का तो वेट कर रहा है गेट पे बैठ के, लेकिन साथ साथ में 2-4 कैरेक्टर बार बार आते हैं कि हाँ। मेरी साइकिल खराब हो गई, आप मुझे साइकिल दे दीजिए, मेरा एग्जाम है, मेरे को जाना है, हम्म। मेरे को बस नहीं मिल रही, तो अपनी साइकिल दे देता है। तो सारे रूप गणेश जी के ही रहते हैं। वो अच्छा। पूरा दिन वही घटता रहता है उसके साथ। ओके। तो जब आखिरी में तंग आ जाता है कि बप्पा तुम तो आए नहीं और मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, हाँ। पूरे दिन से भूखा रहता है, कि ले भैया तूने तो मुझे एक बार बुलाया था। और हम हाँ। लोग कहने लगे SIP वाले भगवान है। हाँ। हम लोग बहुत तगड़ा रिटर्न देते हैं और 24, 26, 28% का रिटर्न देते हैं। हाँ। तो मैं तेरे यहाँ 7 बार आया था, क्या बात है। तूने तो एक ही बार बोला था। हाँ। लेकिन तेरा इन्वेस्टमेंट तगड़ा था, तो मैं हाँ। 7 बार आया था। हाँ। तो 7 बार में तू पहचान ही नहीं पाया मेरे को। हाँ, लेकिन तू हर जगह पास हो गया, हाँ। हर जगह 100 में से 100 आए थे। पर तो मुझे लग रहा है एक चीज आपने गलत कही धर्मेंद्र जी, कि ये किताब बच्चों के लिए है। ये सारी किताबें मुझे लग रहा है बच्चों के लिए न होके शायद बड़े भी। आज हम भी भूल चुके हैं कि कोई मेरे दरवाजे पे आए, मैं इतना इनसेंसिटिव हो चुका हूँ कि मैं शायद उसकी तरफ देखूं ही ना। हाँ हाँ हाँ। मैं नजर फेर के चले जाऊँ, अपने काम में इतना बिजी हूँ, मेरा माइंड कहीं इतना एंग्रोस्ड है कि मैं कोई मदद करने का ईश्वर ने मौका दिया और मैंने देखा ही नहीं उसको। तो मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा ये किताब तो बड़ों को पढ़नी चाहिए, थैंक यू। ताकि वो अपने विचारों में, अपने जो उनके डीड्स हैं उसमें कुछ फर्क ला पाए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। मुझे आज बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। मुझे भी अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी आप एक नई बुक पे भी काम कर रहे हैं, हाँ 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 है ना, हाँ, पंख काव्य। पंख काव्य। और आपको खुशी होगी सुन के कि वो आने से पहले इंडिया बुक में जा चुकी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या कविताएं हैं? हाँ, इसमें कविताएं हैं और एक सब्जेक्ट पे तो बहुत से लोगों ने कविताएं लिखी है। मैंने 120-130 तक लिखी हुई हैं। लेकिन पैरेट पे, फाइनली पैरेट पे किसी ने भी कविताएं नहीं लिखी और हमने 61 कविताएं लिखी हैं। अच्छा। अलग अलग सब्जेक्ट पे। पैरेट को हम, हाँ, तोते को, कि पिंजरे में जो तोता बंद है उसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसको इंसान मान लेते हैं। तो वो क्या क्या सोचता होगा, दिवाली आती है तो क्या सोचता होगा, बारिश गिरती है तो क्या सोचता होगा, भूख लगती है तो क्या सोचता होगा, मम्मी की याद आती है तो क्या सोचता होगा, दोस्तों की याद आती है तो क्या सोचता होगा, शाम ढलती है तो क्या सोचता होगा, चंदा मामा दिखते हैं तो क्या सोचता होगा। ये 61 सब्जेक्ट हैं। तो जब मैंने इंडिया बुक में ये भेजा तो उन्होंने कहा कि फट से इसको आप पब्लिश कराएं और ये हमने इस पर रिकॉर्ड दिया आपको। ओके, बहुत बढ़िया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज हमारे साथ चंद्रभान राही जी भी हैं। और भी तो सर, आप लेखक से कुछ पूछना चाहें? सब्जेक्ट आप समझ ही गए होंगे सर, ये तीनों किताबें हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आपकी पुस्तक के लिए बधाई। धन्यवाद सर। और अभी तक जितनी चर्चाएं सुनी काफ़ी अच्छी लगी। और सारी पुस्तकें और चर्चा ये संदेश देती हैं, ये पुस्तक बच्चों के लिए नहीं है। अरे क्या बात है, ये पुस्तक बड़ों के लिए है। जैसे कि ये पंख के माध्यम से क्या शरीर ही कैद होना नहीं है, आज मानव समाज की मानसिकता भी इसी तरह कैद हो गई है, उसको भी हमें आज़ाद कराने की आवश्यकता है। हमारे भारतीय समाज में कुंठित मानसिकता के व्यक्ति बहुत हैं। आपका ये जो मिशन है पंख, ये हमारे मानव के लिए भी उसी तरह काम करना चाहिए कि आप मानसिकता को तोड़ो, और जिस तरह हम पेरेंट्स या पोते को आज़ाद कर रहे हैं उस तरह आप
संकीर्ण मानसिकता को तोड़ के समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। जहाँ तक मैंने इस किताब का अध्ययन किया है तो मुझे ये मैसेज मिला है। ये बच्चों के नहीं, समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम हमारी जो पारंपरिक कुंठित मानसिकता है उसको तोड़ के, उस पिंजरों को तोड़ के हम आगे निकले। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ मेरे बातों से आप सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। दूसरी पुस्तक आपकी जो ये मैजिशियन है, इसमें आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि हमें 2 रुपए बचाने के लिए वो 2 किलोमीटर चलते थे, और जो दूरी है आज का युवा पीढ़ी उस दूरी को बचाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करता है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पहले हमें कमाना क्या है, समय बचाना है या पैसा कमाना है? यदि कोई व्यक्ति घर से पैसा कमाने निकला है तो वो पहले तो दूरी तय करेगा, उसके बाद ही वो पैसा कमा पाएगा। जब पैसा कमा पाएगा तो ही वो समय को बचा पाएगा। ये जो किताब है मैजिशियन, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। ये समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है कि यदि आपको कमाना है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे मान हो, सम्मान हो, या और भी कोई भी दिशा हो, तो आपको निकलना पड़ेगा। कदम आपके मंजिल की तरफ निकालने पड़ेंगे, तभी जाके आपको मंजिल मिलेगी। और जब मंजिल मिलती है तो फिर आप उसका किस तरह रूपांतर कर पाएंगे वो आपके हाथ में है। ये मैंने समझा है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा मैजिशियन में मेरा प्रश्न ये भी है कि आप बच्चों की मानसिकता को लेके क्यों सोच रहे हैं? सर मेरे अध्ययन में मतलब मुझे पता नहीं क्यों, मतलब ये मैं किसी से शिकायत मत करी, मतलब बड़े यंग यूथ से माफ़ी मांगूंगा, पर मुझे 90% गलती यूथ की ही दिखती है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं दोनों तरफ हूँ, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। पेरेंट्स तो कभी बुरा नहीं चाहते, मैं 10% फिर भी छोड़ रहा हूँ कि 90% 10% का हो सकता है इनकी भी गलती हो, लेकिन मुझे कभी गलती दिखी नहीं किसी भी केस में, क्योंकि ये तो मेरा पिछले कम से कम 20 साल से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। चाहे वो मेरा घर कह लीजिए या किसी का भी घर कह लीजिए। अब कुछ ना कुछ शिकायतें तो हैं, वो ख़त्म कर देनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक हो जाना चाहिए। तो उसमें मुझे लिखता है कि थोड़ा बहुत हमारा यूथ एडजस्ट नहीं करता, वो तो तैयार रहते हैं करने में, वो तो हमेशा तैयार रहते हैं। नहीं, होता क्या है, देखिए बच्चों को कच्ची मट्टी से तुलना की गई है कि उनको जिस सांचे में हम ढालेंगे वो ढलते जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि पेरेंट्स उन बच्चों की कसौटी पे खरे नहीं उतर पाते हों। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ है ऐसा, जब भी मैंने 10% बोला सर, 100 नहीं बोला। 10% उसके केस में है कि वो उन बच्चों को ही नहीं समझ पा रहे हैं अपने। क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो शिक्षा में भी आ गया है। अब हम 60 के दशक के लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे हिंदी मीडियम से, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो वो पूरा का पूरा इंग्लिश में चलता है, तो उनके लिए तो हम आज भी अशिक्षित हुए। अब इसमें दोषी कौन फिर? सही बात है सर, ये दोषी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में समय के अनुसार बच्चों को कॉन्वेंट में शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन हमने अंग्रेजी पढ़ी नहीं। आज हमारे बीच जो आपका जनरेशन गैप है वो तो सीधा खड़ा हो गया हिंदी और अंग्रेजी का। अब इसमें गलत कौन है? या तो समय ही गलत है सर समय। और मुझे लगता है सर कि जनरेशन गैप देखिए हमेशा रहेगा। आज हमेशा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कल को हो सकता है कुछ सुपर कॉन्वेंट आ जाए, सुपर कॉन्वेंट आ जाए, वो आएगा, वो गैप तब भी आएगा। तो मुझे लगता है सर कि एक कम्युनिकेशन हमेशा हर किसी के बीच स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स और बच्चे के बीच कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो शायद वो गैप टुकड़ के बहुत छोटा सा रह जाए या खत्म ही हो जाए। जो गैप आता है वो कम्युनिकेशन का आता है। मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ मैसेज आपने दिया हो कि जो बच्चे हैं कॉन्वेंट वाले वो उसका हिंदीकरण करके पेरेंट्स को बता रहे हो? तो आपने पढ़ी सर ये? हाँ मैंने पढ़ी है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया हमारा। इसमें एक कैरेक्टर है, वो क्या करता है, ये मैजिशियन, ये कैरेक्टर है। देखिए इसमें आप, ये 1962 की स्टोरी है। और ये 2017 में मैंने लिखी। इसीलिए दोनों बातें करी है। ये क्या है, 60 के दशक की बात है और आज के विज्ञान क्रांति की बात है। तो इसमें ये कैरेक्टर क्या करता है, चूंकि वो बाल के बच्चों के हिसाब से लिखी है तो वो कॉमिक अंदाज वाली कहानी है। ये कैरेक्टर टाइम ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, ये समय के आगे पीछे जा सकता है। तो ये क्या करता है, उस यूथ को पकड़ के उनके जनरेशन में ले जाता है। और उसमें कुछ उसकी कंडीशंस रहती हैं कि आप गॉगल पहन लो तो आप इनको दिखोगे नहीं, आप इनको देख सकते हो, ये आपको नहीं देख सकते हैं, और यहाँ से आप कुछ ले जा नहीं सकते, ऐसे कुछ उसकी कंडीशंस रहती है। तो जब युवा पीढ़ी जब उस जमाने में जाती है और वो देखती है कि मेरे पापा ने क्या स्ट्रगल किया था, बिल्कुल सही है। मतलब वो लाइव देख के, वो उनको नहीं देख रहे होते हैं, वो खुद ही इनको 3 दिन का टाइम रहता है कि 72 घंटे आप ये टाइम ट्रेवल कर सकते हो। उस 72 घंटे में हम आपको 3 स्टेपों में अलग अलग ले जाऊंगा, इनके जिंदगी के अच्छे पीरियड में भी, जिंदगी के बुरे समय में भी। आप देखो इन्होंने कैसा पैसा बनाया। कहानी वहाँ शुरू होती है कि ये जो इनके जो वो हैं देसाई जी, वो 5000 करोड़ की कंपनी के मालिक, 2 भाई, श्याम देसाई और राम देसाई। तो
अब उनका बेटा है, एक ही बेटा है, वो ये कहता है कि 5,000 करोड़ का जो ब्याज होता है वो इतना होता है कि मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों काम करूँ, क्या करना है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कर लिया ना एक जनरेशन ने काम, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। वो तो आज भी आराम नहीं कर रहा है, वो तो अभी भी लगे हुए, 5,000 करोड़ के बाद भी लगे हुए। तो जनरेशन गैप आया, लेकिन वो अच्छा ये दुखी थे कि मैंने जीवन भर ना खेला ना कूदा, एक संपत्ति बनाई और इतनी बड़ी बना ली, अब मेरे जाते से सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटे को तो ए फॉर एप्पल भी नहीं मालूम है। तो मैजिशियन उनको देख रहा होता है, तो मैजिशियन कहता है कि 3 दिन के अंदर आपका बेटा आपके पास वापस आ जाएगा। सिर्फ 3 दिन का उनसे समय मांगता है कि आज से चौथे दिन आपका बेटा आपके पास वापस आ जाएगा। वो समझ नहीं पाते, वो शौक हो जाते, पता नहीं कौन है ये, क्या है। और 3 दिन बाद वो कुछ ऐसा उससे दोस्ती करता है कि तेरे 72 घंटे चाहिए, चल अपन कहीं घूम के आते हैं। तो उनके साथ जाता है, फिर 3 दिन इनकी जर्नी बताता है। तो जब वो देखते हैं कि पहले पापा ने पहला पैसा कैसे कमाया, जमीन पे सोए, ठेला चलाया, खाना भी नहीं खाया दोनों भाइयों ने कभी, मतलब उनको छोला भटूरा वगैरह बहुत पसंद हुआ करता था, तो वो भी वो एक प्लेट में दोनों खाते थे। इसके बाद जो जर्नी इन्होंने स्टार्ट करी और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, क्या ये एम्पायर ऐसा खत्म हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उस बच्चे के दिमाग से पूरी, उसकी एज 22 साल रहती है, पूरी तरीके से दिमाग में से उसके खत्म हो जाता है जनरेशन गैप। जब वो आता है वापस अपने समय में 2017 में जब वापस आता है, तो उससे पापा के गले लगता है और रोता ही रहता है। वो कहता है पापा कल से मैं ऑफिस जाऊंगा। इसका एंड जब स्टोरी होती है और जनरेशन गैप खत्म होता है, तो मैंने बताया ना कुछ गणित के समीकरण है, मैथमेटिक्स के बहुत इजीली फार्मूले। वो फार्मूला कैसे काम करता है मालूम है? इन्होंने पूरी जिंदगी में 5,000 करोड़ बनाए थे, वो बच्चा अगले 3 साल में 2020 मतलब उस स्टोरी से बाद 12,000 करोड़ की कंपनी बना दी। बिल्कुल सही है। जिसमें अपने पेरेंट्स को भी वो आराम करवाता है। क्यों? ये कब होता है? जब कुछ गैप ही नहीं रह जाता दोनों के बीच में। वो उनको समझते हैं, वो उनको समझते हैं। बिल्कुल सही है। वहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की एनर्जी और मिलके, और ये मतलब जो 5 रुपए थे वो 12 रुपए पे चले। बिल्कुल सही है। और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जितने अच्छे इंसान धर्मेंद्र जी हैं, जितने अच्छे लेखक धर्मेंद्र जी हैं, उतने ही अच्छा ये भोपाल वासियों को गुजराती टेस्ट का खाना खिलाते हैं, गुजराती भोजन कराते हैं। टेस्ट ऑफ गुजरात के नाम पे धर्मेंद्र जी के बहुत सारे आउटलेट्स भोपाल में हैं। उनके बारे में सर एक मिनट में हमारे सब मित्रों को बताइए। कहाँ है वही बताइए। हाँ, वो कहाँ है? आप लोग किसी भी मॉल में आ सकते हैं। स्टॉप गुजरात ऑथेंटिक, हम लोग एक्चुअली भोपाल में पहले हैं जो हम लोग ऑथेंटिक फूड सर्व करते हैं। ऑथेंटिक मतलब जो हमारे हाथ से चली गई हैं चीज़ें, जैसे कि मिट्टी का तवा, सिलबट्टा, खलबत्ता, और बच्चों के पास आजकल सॉस, केचप, जैम, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वो तो अब बचा नहीं है टेस्ट। तो हम लोगों ने, ये हमारी मैडम ने स्टार्ट किया था बहुत छोटे स्केल पे, बढ़ते 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 ये पता नहीं, सोचा नहीं था हमने भी कि जर्नी इतनी आगे चली जाएगी। तो कहाँ पर है? हाँ, सारे मॉल्स में, डीबी मॉल को छोड़ के हर लोकेशन पे हैं हम लोग। आशिमा मॉल, ओरा मॉल, कैपिटल मॉल, मेन हमारा हेड ऑफिस पीपल्स में है। पीपल्स पधारी है, बहुत अच्छी जगह है, घूमिए आप आके पीपल्स मॉल। और अभी हमने सेठ सपाटा में भी लिया है। मैं तो बहुत बार सर के यहाँ खाना खा चुका हूँ, और हर बार जब भी खाता हूँ अपनी कैपेसिटी से डबल खाना खाता हूँ। तो आप सब लोग भी आइए एक बार और टेस्ट करिएगा। पीपल्स आइए, मैं सारे बोलने वाले, हमारे पास बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ हमारे यहाँ सारे वंडर्स हैं, 7 वंडर्स हैं। देखिए, फूड का एंजॉय तो करिए आप, हमारे पीपल्स वर्ल्ड को देखिए, वो भी इंडिया में अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। रही जी कुछ? धर्मेंद्र साहब, ये आपकी जो तीसरी पुस्तक है, इसमें बप्पा तुम कब आओगे, तो गणेश जी को ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली गणेश जी तो काफी तादाद में ईश्वर हैं। गणेश जी मेरे आराध्य हैं, शायद इसलिए मैं उनका बचपन से पूजा कर रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, वैसे हिंदू शास्त्र भी कहता है कि सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जानी चाहिए। तो हम गोबर गणेश की ही पूजा करते हैं। तो अभी हम ऐसा चाहते हैं कि अभी ये गणेश जी की शुरुआत हुई, तो और भी देवी देवताओं को लेकर आप फिर अगली किताब में आएंगे, क्योंकि एक ही से भारतीय जो देवी देवताओं का साम्राज्य है वो शुरुआत गणेश जी से हो गई। गणेश जी से हो गई। गणेश हो गए चीजें। और इनफैक्ट मैं तो धर्मेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि अपनी लेखनी को जारी रखिएगा, कोशिश करिए जल्दी जल्दी नई नई किताबें हमें प्रकाशित करने के लिए देते रहें, हम उसे करते रहें, समाज उससे सीख लेता रहे और हमारा समाज एक बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़ता रहे। भैया, मैंने मंक काव्य आपके पास है अभी। और एक बुक लिख रहा हूँ, सेकंड इनिंग। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर नहीं है। हाँ, ये रिटायरमेंट के ऊपर है कि उसके बाद की जिंदगी जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। 5 या 10% लोगों में होता है जो उसकी घूमने फिरने को, बाकी जो 90% है वो उसके हिसाब से लिखिए कि जिंदगी कहीं से भी चालू हो सकती है। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि हम रिटायर्ड हो गए या सेकंड इनिंग में आ गए, तो बस उसी सब्जेक्ट पे लिख रहा हूँ। और वो
मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बुक बनेगी। दो चार 6 महीने में मैं विषय बहुत कंप्लीट कर अच्छा है, लूँगा। विषय बहुत अच्छा है। आप उसे जल्दी से कंप्लीट करिए जी जी और हम उसे जल्दी से पब्लिश करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। नहीं, आपकी जो लेखनी है सर वो पंचतंत्र के बराबर भी है। अगर अरे थोड़ी क्या आप बात है। मेहनत करें तो पंचतंत्र हाँ, जो कि उस समय का उतना प्रसिद्ध जो बिल्कुल। साहित्य है जी। आज उस तरह लिखा नहीं गया है, उसी को ही रिपीट कर रहे हैं लेखक जितने भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह लेकिन रहे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हाँ, तो हाँ। संभव है कि पंचतंत्र के हिसाब के साहित्य आप रच पाएंगे। चलिए, बहुत अगला बहुत अगली धन्यवाद। पुस्तक अपन चाहेंगे उस रूप में बिल्कुल, आप बिल्कुल। प्रकाशित करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऐसा ही धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना सर? हाँ। हमारे आज के हाँ, जो हमारे ऑथर हैं धर्मेंद्र जी का और वैशाली। जी हाँ सर, आपने बताया कि पंख काव्य आपकी किताब आने वाली है। हाँ, तो हाँ। सर आपने उसमें तोते के बारे में उनकी फीलिंग्स को बताया, तो सर आप कुछ ऐसी कुछ लाइंस आप शेयर करना चाहें हमसे? बिल्कुल, बिल्कुल। जरूर शेयर कीजिए। अभी जैसे कि 8 दिन पहले हमने दिवाली मनाई, जी। तो वो मेरी फेवरेट कविता भी है। तो मैं अरे धर्मेंद्र जी लाए हैं कविता, ये हाँ, मुझे हाँ, पता लाए। नहीं सर, थी। ये पहले ही बताना था। बताइए इनके बारे मैडम ने में। बोला था। नहीं, वैशाली जी को पता होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए दिवाली थी तो अब मान लीजिए मैं पैरेट एक मिनट के लिए इंसान है, तो वो क्या सोचता होगा, पिंजरे में सब लोग दिवाली का एंजॉय कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, तो एक पैरेट के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो वो मैंने लिखा है, सिर्फ 6 ही लाइनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस दिवाली पर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, इस दिवाली पर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनों से मिलना चाहता हूँ, अपने घोंसले में दिया जलाना चाहता हूँ, इच्छाओं की रंगोली बनाना चाहता हूँ, दुख को पटाखों में डाल के फोड़ना चाहता हूँ, नई नई लोरियाँ सुनना चाहता हूँ, पत्तों के रंग देखना चाहता हूँ, फूलों के शब्द चुनना चाहता हूँ, एक बार मेरे पिंजरे की खिड़की खोल दो दोस्तों, तो फिर से आकाश में उड़ना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये फीलिंग्स मुझे लगता है सर लॉकडाउन में जो लोग अपने घर से बाहर थे, जो वो 1-1.5 महीने बंद रहे हैं कहीं पे अपने घर से बाहर। जी। मैं तो अपने घर में था, तो शायद मैं उतना इस चीज़ को फील न कर पाया हूँ, पर जो कहीं और कैद थे, ये उनकी भावना ही है जो आपने तोते के माध्यम से बताई। नहीं सर, प्रवासी भारतीय भी कितनी जल्दी अपने घर जाना चाह रहे थे। बिल्कुल। उनकी पीड़ा समझिए कि वो भी एक प्रकार हाँ। का लॉकडाउन कैद ही हुआ कि जैसे ही आजाद हुए तो पैदल मीलों कोसों दूर चल के अपने घर जा रहे हैं किसी भी परिस्थितियों में। तोते के साथ किसी पक्षी के साथ तो हाँ। सर पूरे उम्र की बात उम्र होगी, की पूरे बात है, जीवन की वो बात तो हो पूरी गई है जिंदगी ना। की बात है, उसका हाँ। बचपन। अब आपको डिपेंड करता है कि एक पैरेट को, जैसे जो हमारी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लियर किया है, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, पैरेट बिल्कुल हमारी जीवन शैली जीता है। बिल्कुल मनीष भैया, बिल्कुल हमारी जीवन शैली जीता है, बकायदा अपने बच्चों के नाम रखता है। ये सब चीजें पढ़ी है, मैं आपको सेंड करूंगा। अच्छा। अब एक बार किसी उसके बच्चों ने बोला, पापा आज मेरे लिए ये लेके हुए आना रात को। जो उनके बच्चे बोलते ही होंगे कि मैं ये बच्चे को, पक्षियों का काम ही वही है, उनके लाइफ में कोई लोन की टेंशन तो है नहीं, हाँ। तो उनको तो खाने पीने का एंजॉय करना। तो सही बात। वापस आया तो वो आए ही नहीं। सोचिए उस बच्चे पे और उस पैरेट पे क्या बिल्कुल। बीता है, जी। जो आज जीवन अपनी जिंदगी, अपने समाज और कल्चर तो दूर की बात है, अपने बच्चों को ही नहीं देख पाएगा। हाँ। कुछ समय बाद तो उसके बच्चे के चेहरा भी धुंधला हो जाता है उस पैरेट का। हाँ। और जो छोटा बच्चा रहता है वो अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाएगा कभी। हाँ। मतलब एक मैं समझता हूँ कि कसाब आया था हमारे यहाँ, कसाब आया था, उसने गन ली और 50-100 लोगों को शूट कर दिया। तो जब ऊपर वाले जब अकाउंट लेके बैठते होंगे, भगवान जी हमारे, तो अकाउंट लेके बैठते होंगे, तो कसाब को तो इजीली छोड़ देते होंगे। ठीक है, टेम्पररी तकलीफ दी ना तूने, तल तो इसको 2-4-10 बार तल दो, या जो भी करना है कर दो, जो भी उनका है। लेकिन जब पिंजरे वाला जो फंसता होगा सामने, तो उनकी समझ में नहीं आता भगवान को मैं किस तरीके का इसको पनिश करूं, कैसे इसको पनिश करूं। हमेशा तकलीफ देता रहा वो। हाँ, इसने तो हर सेकंड हर मिनट उसको तकलीफ दी है। मतलब कसाब भी बहुत इजी है उसके आगे, भगवान के आगे। पता नहीं ऊपर जाके कौन से अकाउंट में जाता होगा, मुझे भी नहीं मालूम। सही है। और भी कुछ कविताएं आपकी हैं, एक आध कविता और जो आप। ये एक एक्चुअली पैरेट की जो जर्नी होती है वो बहुत बुरी होती है। मतलब पैरेट को जब बहेलिया पकड़ता है तो बड़ा सा जाल बिछाता है, लोगों को शायद मालूम नहीं है, बता देता हूँ। और कोशिश बहेलिए की ये रहती है कि पूरा जो कंप्लीट झुंड है उस क्षेत्र का पूरा इसमें आ जाए। तो पकड़ने के बाद सबसे पहले एक बड़ा सा डब्बा लाता है, जब पैरेट उसमें फंस जाते हैं उनकी छटनी करता है। वही मेरी लाइव देखी, प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। तो छटनी करने में जो अच्छे अच्छे पैरेट होते हैं वो एक डब्बे में डालता जाता है, और जो पैरेट जनरली जाल में फंसने के बाद कुछ पैरेट सर कमजोर हो हाथ जाते पाँव हैं, टूट जाते हैं, किसी का पंख टूट गया, पंख किसी की टूट चोट जाता है। टूट गई, किसी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। अभी हम लाए थे, बेचारा एक पैरेट मर गया। तो वो वहाँ पे अलग करता जाता है उसको, वहाँ से फेंकता जाता है, तो वो 5 या 10% पैरेट तो वहीं मर जाते हैं। अब बच्चे 100 में से 20 पैरेट वहीं खत्म हो गए, बच्चे 80 पैरेट वो घर लेके जाता है।
अब जो आदमी 20 या 30 या 40 रुपए में पक्षी बेचता होगा वो क्या उसको खाना खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। बहलिए का कल्चर क्या होता है कि जहाँ बाजार भराते हैं सर, वो वहाँ जाता है बेचने के लिए। मान लीजिए उसने गुरुवार को जाल बिछाया और सैटरडे को भोपाल का बाजार है, आज है भोपाल का बाजार, तो वहाँ बेचना 2-3 दिन ना तो उन पक्षियों को खाना देता है ना वो पानी देता है। उसमें ही पिंजरे में 5 या 10% पैरेट मर जाते हैं। तो उस पर से एक कविता लिखी थी, बहलिए का घर। बहुत बढ़िया, स्वागत है। थैंक यू। बहलिए का घर, मैं था पिंजरे पर, बहलिए का घर, मैं था पिंजरे पर, भूख आती थी मैं उसे मारे देता था, पर भूख फिर जिंदा हो जाती थी, मैं उसे फिर मारे देता था। भूख लौट लौट कर आती थी, मैं उसे उलट उलट कर मारे देता था। एक दिन भूख दबे पाँव आई और मुझे खा गई। ये था बहलिए का घर, पर अब मैं नहीं था पिंजरे पर। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मार्मिक चित्रण है इसके अंदर। बहलिए के माध्यम से समाज को भी एक मैसेज गया है कि किस तरह से जीवन यापन कितना कठिन हो गया है आज की तारीख में। यार इतना सेंसिटिव टॉपिक है। अभी एनडीटीवी ने शायद कल ही इन पूरे दिन एनडीटीवी पर इसी सब्जेक्ट पे धर्मेंद्र जी को लेके रवीश जी पूरी न्यूज चलाते रहे। मेरी तो प्रार्थना है ईश्वर से कि जल्द से जल्द जो भी कैद में है पक्षी या जो भी, वो आजाद हों और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहें। बस वही है। और शायद ये जो भैया सर मनीष भैया जो कोरोना और ये वो कहीं ना कहीं हम खुद तो पैदा कर ही रहे हैं। ये बिल्कुल जो 100 साल में शटडाउन पृथ्वी करती है वो शायद नहीं करे। अगर अभी भी हम छोड़ दें इन चीजों को, प्रकृति को छेड़ना छोड़ दें, तो जो अगला शटडाउन जो 2020 में या 200 साल बाद होगा, 1720, 1820, 1920 हम पढ़ ही रहे हैं। हर साल 100 साल में प्रकृति डोज देती है हमको। तो अभी से उस 99 सालों की तैयारी कर लें, नहीं करें कुछ भी, नहीं छेड़ें इनको। उनकी वो आपकी जिंदगी तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। एक पैरेट आके आपकी जिंदगी कभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप ही उसकी करते हो। यार मैंने देखा था जो अपने छोटी चिड़िया आती थी जब मैं छोटा था, तो घर के बाहर बैठी रहती थी, कौवे बैठे रहते थे। आजकल मेरे को शायद अभी सोच रहा हूँ तो कई सालों से मैंने नहीं मिलेंगे वो टावर में खा गए। हाँ, कौवे और ये सब मैंने नहीं देखे। उसमें गिद्ध भी देखिए खत्म हो गए हैं, गिद्ध भी आजकल नहीं दिखते कहीं। तो पहले तो खूब दिखा करते थे। और ये पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है आज इस चीज पे ध्यान देने की। नहीं, ये धर्मेंद्र जी के मिशन को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम पशु पक्षियों का संरक्षण कर सकें। छोटे छोटे स्केल पे अगर करते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। जुड़िए सर मिशन से हमारे। जी सर, आप एक बार प्लीज अपने मिशन पंख से किस तरह से लोगों को लोग जुड़ सकते हैं, तो आप उसके बारे में एक बार फिर से आप बता दीजिए। मिशन पंख से जुड़ना बहुत सिंपल है। फेसबुक पेज है हमारा और हमारे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं उनका व्हाट्सएप पे उनको सारे अपडेट देता रहूँगा, जो मिशन में हम लोग करने वाले हैं। कहीं कोई सेमिनार लेने वाले हैं, कहीं कुछ है। और जो लोग बाहर हैं वो टेलीफोनिक मुझसे बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। जहाँ भी अगर पैरेट है तो हम उनको घर में ही उनका रेस्क्यू करा देंगे फ़ोन के थ्रू। ठीक है सर। तो व्यूअर्स एंड यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने जाना कि पंख, मैजिशियन और बप्पा तुम कब आओगे जैसी पुस्तकें आप ज़रूर पढ़िए। और आपको ये किताबें मिल सकती है लैंडमार्क द बुक स्टोर में। यह एक ऐसा बेस्ट प्लेस हम कह सकते हैं किताबों के लिए, जहाँ आपको 10,000 से ज़्यादा बुक के टाइटल पढ़ने को मिल सकते हैं। और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको ऑथर्स जो भी अपनी किताबों को प्रकाशित करवाना चाहते हैं उनके लिए ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सारी सुविधाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ये किताबें आपको ऑनलाइन अवेलेबल भी मिल सकती हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर टेक योर टाइम। थैंक यू।